नमस्कार। आज हम संगीत जगत की उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आजीवन संगीत की सेवा की और अपनी अथक साधना, अपनी संगीत साधना से भारतीय संगीत को एक नई दिशा की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर लेकर गए। हम बात कर रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पंजाब के पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। खान साहब को 20वीं शताब्दी का तानसेन भी कहा जाता था। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि ये सभी विधाएं वो बखूबी गाया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ठुमरी के लिए ही याद किया जाता है। उनकी अनेकों ठुमरियां मशहूर हुई, जैसे बाजू बंद खुल खुल जाए और याद पिया की आए। ये ठुमरियां तो सबके दिलो दिमाग पर छाई हुई। उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं पहले खान साहब सारंगी वादक थे। एक बार की बात है, ये हमारे गुरु लोग बताते हैं ये बातें, कि एक बार गाने की कोई डिस्कशन चल रही थी। वहाँ खान साहब ने गाने के बारे में कुछ सलाह दी, तो कुछ गायकों ने कहा कि इस बात को बुरा माना और यूँ कहा कि आप गायक तो है नहीं, तो आप किस बात पर ये बात बोल सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारंगी वादक को गायन की बहुत समझ होती है, गाने को वो हूबहू सारंगी पर बजाता है। लेकिन इस बात को खान साहब ने अपने दिल पर लगा लिया और उस दिन के बाद खान साहब ने सारंगी को त्याग कर गाने की ओर अपना रुख किया। एक गुणी और सच्चा कलाकार दूसरों की कला की भी सराहना करता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और लता जी का एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में पारंगत कलाकार हैं। ये एक दूसरे का इतना मान सम्मान करते थे कि जब एक ही मंच पर इकट्ठे हुए तो दोनों ने एक दूसरे के हुनर की तारीफ की। लता जी का गाना हुआ तो खान साहब ने कहा कि लता 3 मिनट में वो असर पैदा करती है जिसे कायम करने में हमें 1 घंटे का समय लगता है। यह खान साहब का बड़प्पन ही था। हालांकि इसका दूसरा पहलू देखें तो लता जी इन्हें गुरु तुल्य मानती हैं और इन्हें आदर सम्मान देती हैं। खान साहब में कोई इज्म नहीं था। वो किसी धर्म विशेष के बंधनों में नहीं बंधे थे। कहते हैं ना, कलाकार की कोई जात नहीं होती। खान साहब कलकत्ता में काफ़ी समय तक रहे। वो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे। जब भी उनका जाना होता था वहाँ, तो वहाँ की मिट्टी वो माथे पर अक्सर लगाया करते थे। इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे, लेकिन वो सब धर्मों का सम्मान करने वाले महापुरुष थे। यहाँ मैं एक और किस्सा आपसे साझा करना चाहती हूँ। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खान साहब के गायन के कायल थे। पंडित जी ने कहा कि मैं आपके शहर में आया हूँ और आपका गायन सुनना चाहता हूँ, मेरे पास 1 घंटे का समय है। यह बात सुनकर खान साहब बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 1 घंटे में तो मेरा गला ही गर्म होता है। इस बात से यह पता चलता है कि खान साहब कितने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। खान साहब का गाना परमात्मा के लिए था, इसीलिए उनके गाने में रूहदारी और वो सुकून दिखाई देता था। यहाँ मैं एक और किस्सा आपसे साझा करना चाहूँगी। एक बार उस्ताद
बड़े गुलाम अली खां समुद्र के किनारे गए। वहाँ समुद्र की लहरों का लुत्फ उठा ही रहे थे कि उनका मन किया मैं ठुमरी गाऊं। तो उन्होंने ठुमरी गाना शुरू किया। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में एक पान वाला भी ठुमरी को सुन रहा था। जैसे ही ठुमरी समाप्त हुई तो खां साहब ने देखा कि एक पान वाला बड़ी तन्मयता से उनकी ठुमरी सुन रहा है। खां साहब के मन में ये भी आया कि अपना काम धंधा छोड़कर देखो ये कैसे मेरी ठुमरी से कितना प्रभावित हो रहा है। तो खां साहब ने अपनी उदारता का यहाँ परिचय दिया और उस पान वाले के सारे पान खरीदकर वहाँ श्रोताओं में बंटवा दिए। इस बात से उनके गाने का प्रभाव और श्रोताओं के प्रति प्रेम के बारे में हमें पता चलता है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि खां साहब किस व्यक्तित्व के इंसान थे। तो आइए जानते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म 2 अप्रैल 1902 को ब्रिटिश काल में पंजाब के कसूर नामक स्थान में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता अली बख्श खां उस दौर के जाने माने सारंगी वादक थे। इस प्रकार संगीत इन्हें विरासत में ही मिला। बड़े गुलाम अली खां और इनके 3 भाई अमान अली खां, मुबारक अली खां और बरकत अली खां, जो कसूर घराने से थे, इन्होंने भी महान संगीतज्ञों के समान अपनी सांगीतिक यात्रा को आगे बढ़ाया। संगीत की शिक्षा 5 साल की उम्र से खां साहब की संगीत की तालीम की शुरुआत हुई। इनके पिता अली बख्श अपने ज़माने के जाने माने सारंगी वादक थे। इनके पिता कश्मीर में राज दरबार के संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त थे, इसलिए पिता की अनुपस्थिति में इन्होंने अपने चाचा काले खां से सारंगी और गाना दोनों सीखना आरंभ किया। इस समय ये 7 वर्ष के थे। कहा जाता है कि स्वर की कमजोरी और कंसुरापन हटाने के लिए इनके चाचा मियाँ काले खां बड़े गुलाम अली खां को गांव के बाहर एक मस्जिद में ले जाया करते थे। इस मस्जिद की दीवार के पास उसी की ओर मुंह करके षड्ज का अभ्यास करते थे तो उसकी हूबहू प्रतिध्वनि निर्मित हो जाती थी। प्रतिध्वनि के साथ एक रस बन जाने तक मियाँ काले खां साहब ने यही स्थान रियाज के लिए निश्चित किया। सन 1911 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां अपने चाचा के साथ दिल्ली आ गए। 9 साल की उम्र में इन्हें दिल्ली दरबार में गाने का आमंत्रण मिला। इस तरह इस नन्हे शिष्य की संगीत विकास यात्रा आरंभ हुई। 17 साल की उम्र तक इन्हें गायन वादन दोनों तरह की शिक्षा दी गई। ये एक श्रेष्ठ सारंगी वादक थे। इन्होंने उस्ताद अख्तर हुसैन खां और पटियाला घराने के उस्ताद फतेह अली खां साहब के सुपुत्र उस्ताद आशिक अली खां जी से भी संगीत शिक्षा ली। ग्वालियर घराने के सिंधी खां से भी बड़े गुलाम अली खां जी ने संगीत की तालीम ली। 21 बरस की उम्र में उस्ताद जी बनारस आ गए। यहाँ संगीत कार्यक्रमों में सारंगी से संगत करने लगे और साथ साथ छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाना भी आरंभ कर दिया। बहुत समय तक यही दौर चलता रहा। फिर इनकी तपस्या का फल मिलने का समय आया और कलकत्ता में इनके गाने का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ और जो बहुत सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ। Once more, the Ustad strummed on his suramando and sang to an enchanted audience in Calcutta.
पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और खान साहब पाकिस्तान चले गए। लेकिन वहाँ मन न लगने के कारण ये हिंदुस्तान वापस आ गए और इनके भाइयों ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। अपनी जन्मभूमि व भाइयों से बिछोड़ने का दुख संगीत के समर्पण ने ही कम किया। इन्होंने कहा भी है कि मेरे सारे सुख दुख मेरे संगीत में ही छिपे हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर कहा भी करते थे कि हर घर से अगर एक बच्चे को हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा दी गई होती तो ये बंटवारा कभी नहीं होता। 1957 में मोरारजी देसाई की मदद से उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई और सरकार की तरफ से उन्हें मुंबई के मालाबार हिल्स में समुद्र के किनारे एक बंगला भी दे दिया गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की गायकी की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी ही एक गायकी से अपनी पहचान बनाई। इन्होंने 4 पारंपरिक गायकियों के सम्मिश्रण से अपनी अनूठी गायन शैली की रचना की। इनके गायन में पटियाला घराना, ध्रुपद के तत्व, जयपुर घराने की विशेषता, ग्वालियर घराने की गायकी की झलक साफ दिखाई देती है। खान साहब की आवाज में आश्चर्यजनक चमक और मधुरता थी। इनके गीत के बोल स्पष्ट रहते थे। ख्याल, ठुमरी, गजल, कजरी, दादरा एवं सरगम गाने में ये दक्ष थे। ठुमरी गायन में इनको कमाल हासिल था। खान साहब अपनी गायकी में मींड, मुर्की, खटका, घसीट इत्यादि का प्रयोग करते थे। इनकी आवाज जोरदार और मधुर थी और ये 3 सप्तकों में आसानी से गा लेते थे। खान साहब बोल तान तथा गमक की तान सुंदरता से लिया करते थे। खान साहब की 3 सप्तकों की गायकी थी। खान साहब अपने साथ स्वर मंडल का प्रयोग करते थे जिसे वे स्वयं ही बजाते थे। इसके अलावा अपने साथ सारंगी की संगत भी अधिक कराते थे। हारमोनियम की संगत इनकी रिकॉर्डिंग्स में हमें कम ही सुनाई देती है। सारंगी की संगत इन्होंने अधिक करवाई। अगर रागों की बात करें तो कुछ राग ऐसे थे जो उनकी आवाज में बहुत अच्छे लगते थे, जैसे चंचल प्रकृति के राग अडाना, सोहनी, पुरिया इत्यादि। ठुमरी वाला गला होने के कारण इनके गले में चंचलता थी, चपलता थी, श्रृंगार था, इसलिए वो तार सप्तक के रागों को बहुत अच्छा गा लेते थे। हालांकि इन्होंने दरबारी राग भी गाया है, मगर फिर भी तार सप्तक के राग बहुत गाए हैं। इनके संगीत में योगदान की बात करें तो इन्होंने 3-3 मिनट के एलपी रिकॉर्ड्स में बहुत गाया है, जिसमें इन्होंने बंदिशें गाई हैं। यह खान साहब का संगीत जगत को एक बहुत बड़ा योगदान ही है कि उस समय उन्होंने अपना गाना रिकॉर्ड कराया जब और कलाकार संकुचित विचारधारा के थे, जो अपना गाना रिकॉर्ड करवाना नहीं पसंद करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने अपना गाना रिकॉर्ड कराया तो हमारा गाना आसानी से सबके सामने आ जाएगा और हमारा तो महत्व ही नहीं रहेगा। लेकिन उस समय खान साहब ने इस विचारधारा को बदला। इस संकुचित विचारधारा से निकलकर उन्होंने एलपी रिकॉर्ड्स में 3-3 मिनट की जो बंदिशें गाई हैं, ये हमारे संगीत जगत को उनकी तरफ से बहुत बड़ी देन है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने अपने संगीत सफ़र की शुरुआत गायिकाओं के साथ सारंगी वादन से की। सन 1938 के आसपास कलकत्ता में ये अपने पहले संगीत कॉन्सर्ट से प्रसिद्ध हुए। इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनका विवाह हुआ तथा 1930 में इनके बेटे मुनव्वर अली का जन्म हुआ। 1932 में इनकी पत्नी का निधन हो गया जब इनके बेटे की आयु मात्र 2 वर्ष की थी। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात इन्होंने दोबारा विवाह किया, जो एक विधवा थी, उसे पुनर्जन्म दिया।
सन 1944 में बंबई में आयोजित विक्रम संगीत परिषद के महोत्सव में गायन प्रदर्शन के पश्चात इनका भाग्य चमक उठा। खां साहब की गणना श्रेष्ठ सारंगी वादकों में होती थी, लेकिन गायन के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात इन्होंने सारंगी द्वारा संगत करना त्याग दिया। सन 1945 में महात्मा गांधी ने बंबई में इनका गायन सुना और मुग्ध होकर प्रशंसा पत्र प्रदान किया। सन 1946 तक यह बंबई में ही रहे और प्राय आकाशवाणी से इनका गायन प्रसारित होता रहा। खां साहब की गायकी गले की लचकता, स्वर की तरलता और कल्पना के सौंदर्य से ओतप्रोत थी। उनके ख्याल, ठुमरी, भजन तथा लोकगीत सभी शैलियों की शान कुछ विचित्र ही होती थी। नेपाली, सिंधी, पूर्वी, पंजाबी, कश्मीरी लोकगीत भी इन्हें कंठस्थ थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब एक अच्छे गायक तो थे ही, साथ ही साथ सब रंग नाम से ये बंदिशों और ठुमरियों की रचना भी करते थे। इनकी द्रुत ख्याल की रचनाएं मनवा लर्जे राग देसी में और छाड़ दे अचरा मोरा राग कामोद में बहुत ही लोकप्रिय हुई। इनके द्वारा राग भटियार में रचित ख्याल की बंदिश मैं तो तेरो नाम जपत हूँ निस दिन, या अल्लाह तू सबका पालनहारा बहुत प्रचलित हुई। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को फिल्मों में गाने के लिए भी कई ऑफर्स आई, लेकिन उन्होंने फिल्मों में गाने में कोई रुचि नहीं दिखाई और सबको इनकार करते रहे। फिल्म में गाने को लेकर इनका एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि फिल्म निर्माता के आसिफ एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे, मुगले आजम, और इस फिल्म में वो खां साहब से गवाना चाहते थे। अपने इस प्रस्ताव को लेकर वो खां साहब के पास गए और खां साहब से कहा कि मैं अपनी आगामी पिक्चर मुगले आजम में आपसे गीत गवाना चाहता हूँ। तो मना करने की नीयत से खां साहब ने उन्हें अपने गाने की फीस ही इतनी बता दी कि ताकि उसे सुनकर वो वहाँ से चले जाएं। उस समय उन्होंने अपने एक गाने की फीस 25,000 रुपये बताई, जिसे सुनकर एक बार तो निर्माता के आसिफ हैरान तो हुए, लेकिन वो भी जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी फिल्म में उनसे गवाना ही था, तो उन्होंने उनकी इस मांग को स्वीकार किया और खां साहब से हाँ कर दी। निर्माता के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम में खां साहब के 2 गीत रखे। नौशाद साहब के बेजोड़ संगीत से सजे गीत जो राग पर आधारित थे, उसे अपनी आवाज़ देकर खां साहब ने अमर बना दिया। ये गीत थे, एक तो राग सोनी पर आधारित प्रेम जोगन बन के, और दूसरा राग नागेश्वरी पर आधारित शुभ दिन आयो। प्रेम जोगन बन जोगन गन बन सुंदर पिया और चले प्रेम जगन बन गन बन
बुझे मैं गगन बन संगीत क्षेत्र में इनके प्रमुख योगदान के बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने ठुमरी में पंजाबी स्टाइल दिया और जिसे आज पंजाब अंक की ठुमरी के नाम से जाना जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने अपने पिता से प्राप्त ठुमरी गायन शैली को टप्पा अंक की तानों, गले की बारीक हरकतों, सरगम इत्यादि से संवार कर एक नवीन शैली को प्रचलित किया जो पंजाब की अपनी विशेषता बन गई। इन्होंने ख्याल गायकी में भी कुछ बदलाव किए लेकिन अपने अंदाज को जिंदा रखा। इन्होंने बहुत से ख्याल और ठुमरी रिकॉर्ड किए। याद पिया की आए, कटे ना बिरहा की रात, पिया तिरछी नजरिया के बाण, आए ना बालम का करूँ सजनी, बाजू बंद खुल खुल जाए, इनकी कुछ प्रसिद्ध ठुमरियों में से शुमार हैं। रागों का कुशल मिश्रण और गति में चपलता इस अंक की ठुमरी की विशेषताएं हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पंजाब अंक की ठुमरी के आधार स्तंभ माने जाते हैं। सुप्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी जी का कहना है कि बड़े गुलाम अली खां ने सबसे पहले ठुमरी में चाचर ताल और जत ताल ठेका छोड़कर कहरवा और दादरा में गाया ताकि जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं वो 2 मिनट में समझ आ जाए, घंटों प्रतीक्षा ना करनी पड़े। काकर सजने यार न पालन, काकर सजने यार न पालन। राग सोनी पर आधारित प्रेम की मारी कटार और राग भैरवी पर आधारित ठुमरी का करूँ सजनी आए ना बालम ये बहुत प्रसिद्ध हुई। खां साहब को इनके सांगीतिक योगदान के लिए इन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा सन 1962 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और सन 1962 में ही इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। बहुत से संगीत प्रेमियों द्वारा इन्हें अपने समय के श्रेष्ठतम गायकों में सबसे निपुण माना गया है। अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव पर ये अलग अलग जगहों पर रहे, जैसे लाहौर, मुंबई, कलकत्ता। आज के समय में भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी का नाम उच्च श्रेणी के गायकों में सम्मान से लिया जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में खां साहब पैरालिसिस के शिकार हो गए। 23 अप्रैल 1968 में हैदराबाद के बशीरगढ़ पैलेस में खां साहब ने इस फानी दुनिया से विदा ले ली। बेशक वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, मगर उनकी गायकी, उनकी यादें सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। खां साहब की शिष्य परंपरा। मुनव्वर अली खां अपने पिता उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का निरंतर सहयोगी बने। इन्होंने हमेशा तानपुरे की संगत से पिता का साथ दिया और पिता के सांगीतिक खजाने को सबसे ज्यादा संजो कर रखा। अपने पिता के अंतकाल तक हर सांगीतिक समारोह में सहयोग दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात मुनव्वर खां ने एकल गायन आरंभ किया। सन 1982 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके जीवन यात्रा का अंत हुआ। इसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के पोते रजा अली खां ने विरासत में इस संगीत परंपरा को जीवित रखा। आजकल उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के पोते नाकी अली खां संगीत सेवा में तत्पर हैं। इनके अन्य शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं: विख्यात सितार वादक विमल चटर्जी, पंडित कल्याण बासु, प्रसून बैनर्जी, मीरा बैनर्जी, मालती और पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली इत्यादि। इनकी वंश परंपरा इस प्रकार है।
खां साहब के पोते उस्ताद मजहर अली खां साहब, उस्ताद जवाद अली, उस्ताद नाकी अली और उस्ताद रज़ा अली खां, ये सभी उम्दा गायक हैं और खां साहब की गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं। खां साहब लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल सन 1968 को हैदराबाद के बशीर बाग पैलेस में इस फ़ानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन उनके संगीत की खुशबू सदैव हमारे दिलों में यूं ही महकती रहेगी। इनकी याद में इनकी शागिर्द मालती गिलानी ने इनके संगीत को ज़िंदा रखने के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली यादगार सभा बनाई, जो हर साल ठुमरी फेस्टिवल और सबरंग उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित कराती है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सबरंग खां साहब का नाम था। याद किया रात किया याद किया कि आए ये दुख न जाए याद किया कि वाली उमरिया सुन जैसे जरिया वाली उमरिया सुन से जरिया जो बन भी तो जारे आएगा याद किया कि आए याद किया कि आए याद किया कि आए याद किया बड़ी कोयलिया कुक सुनाए बड़ी कोयलिया कुक सुनाए मुझको बन का जियादा जलाए मुझको बन का जियादा जलाए आपी गुल बन गदाए याद किया कि जाए याद किया कि याद किया याद किया कि आएगा याद किया कि आएगा याद किया याद किया याद किया याद किया किया याद किया